हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट वीडियो में बोर मॉडल डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आपने बोर मॉडल की वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़, इम्पॉर्टेंट मॉडल है बहुत ज़्यादा, आपको उसकी वीडियो ज़रूर देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द प्रीवियस वीडियो जो अभी हमने करी है डिस्कस, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सक्सेस ऑफ द बोर मॉडल। लाइन स्पेक्ट्रम मैंने आपको पीछे से अच्छे से समझा दिया। बोर मॉडल की एक वीडियो है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, उसकी वीडियो है, तो उन दोनों को देखने के बाद इस वीडियो पर आना है। इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करा था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसने एक्सप्लेन करा था, लेकिन रदरफोर्ड नहीं कर पाया था। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन उसने बोला था कि कोई भी चीज़ अगर घूमती है तो वो क्या होगा, मतलब घूमती है तो वो एनर्जी का लॉस करती है। मतलब अगर कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है और वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी वो न्यूक्लियस पे आगे गिर जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ थी। लेकिन बोर ने हमारे को क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट कांट लूज एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इट कांट लूज एनर्जी, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। देयरफॉर द एमिशन ऑफ द रेडिएशन इज नॉट पॉसिबल। इससे रेडिएशन का एमिशन पॉसिबल नहीं है एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स वन ऑफ द एनर्जी लेवल। जब तक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है ना, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर एमिशन रेडिएशन का नहीं होगा। रेडिएशन ऑफ एमिशन इज़ नॉट पॉसिबल एंड हैज़ देयर इज़ नो कोज ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन हिज मॉडल। इसलिए इंस्टेबिलिटी का कोई कोज नहीं बनता उसके मॉडल के अंदर। ठीक है, एक ये पीछे से थोड़ा सा कंसेप्ट है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आ जाती हैं कई बार, तो ये हम आयनाइजेशन का कंसेप्ट देख लेते हैं। वैसे ही 3rd चैप्टर में आता है, बट इस आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखिए सबसे पहले, व्हाट इज़ योर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसेस एटम से रिमूव करने के काम आती है। हाँ जी, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव कर देना, मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल से, और उसको पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम द एटम सो एज टू कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या है, देखो, इट मीन्स इट इज़ द एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपनी ग्राउंड स्टेट में और जंप करके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। जंप करके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, और वहाँ जाके फिर ये प्रॉपर लॉस हो जाएगा और कैटायन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट इज़ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट में। आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में होगा, लेकिन जब उसको एनर्जी दी जाती है तो एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन होने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ना। तो अब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और क्या बोला गया, कम्प्लीटली लॉस होना है इलेक्ट्रॉन का। तो इट इज़ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एंड इट जम्प्स टू द इनफाइनाइट स्टेट वेयर इट गेट लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा एंड विल फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। तो इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होगा, ये एनर्जी की वैल्यू आती है हमारी -2.18 10⁻⁹ जूल पर एटम, या 1312 किलो जूल पर मोल। ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं एनर्जी की। एक वैल्यू और भी मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में, याद करना कौन सी है वो। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, एनर्जी गैप हो गया। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया है, ये आपकी सपोज ग्राउंड स्टेट है, दैट इज़ योर ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, n = इनफाइनाइट स्टेट पे गया। ये ग्राउंड स्टेट आपकी n = 1, तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई, यहाँ से लेकर कहाँ गया, यहाँ गया, एंड देन आफ्टर एक्साइटेशन इट गेट लॉस्ट फ्रॉम एट दिस स्टेट, मतलब इस स्टेट से फिर वो क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा, मतलब इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आपको पता चल जाएगा ना कि आपने कितनी एनर्जी दी है ना, आपने कितनी एनर्जी दी है, वही जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो ये चीज़ बताएंगे ना कि हमने कितनी एनर्जी दी है। मतलब यहाँ से लेकर कोई चीज़ यहाँ पे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो हमारे को वही एनर्जी बतानी कि हमने कितनी एनर्जी दी कि वो यहाँ से यहाँ गया फिर वो लॉस हो गया। वही चीज़ होती है आयनाइजेशन एनर्जी। वही चीज़ क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होगा, ई इन्फिनिटी, मतलब इसकी एनर्जी, स्टेट की एनर्जी इन्फिनिटी, इसकी एनर्जी क्या बनेगी, E1। तो इनका इन्फिनिटी माइनस का E1। अब देखो, अब इन्फिनिटी पे मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पे क्या बोलते हैं, 0। इन्फिनिटी का मैंने आपको ये नहीं बताया था कि बहुत दूर होना,
बताया था ना मैंने आपको, इन्फिनिट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूर होना, इन्फिनिट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाएगा, जो न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेज लग रही हैं आपस में इनके बीच में, वो खत्म हो जाएंगी इन्फिनिट स्टेट पे। इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फिनिटी पे चला गया। ओके, सो इन्फिनिटी हम क्या सपोज करके चलते हैं, जीरो, इसी को क्या बोला था हमने, जीरो एनर्जी स्टेट बोला था। क्या बोला था इसको हमने, जीरो एनर्जी स्टेट। माइनस E1 क्या होगा, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, है ना। तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ माइनस 2.1 है 10 की पावर माइनस का 10 की पावर माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस आपका कितना होगा, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस आपको क्या हो गई, प्लस हो गया। हाँ जी, तो ये आपका माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये आपका 19 नहीं था 18 ही था ये। ठीक है, तो क्या बन गया, देखो 2.1 है 10 की पावर माइनस का 18 जूल पर एटम बन गया। या इसमें एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, 1312/1, तो इसको 1312 बन गया, तभी माइनस माइनस प्लस होकर क्या बनेगा, 1312 किलो जूल पर मोल बनेगा। चाहे कोई वैल्यू यूज़ करो जूल पर एटम की, चाहे किलो जूल पर मोल की। अब देखो अगर हमारा कैसा एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसके लिए सिर्फ डिफरेंस कहाँ लाई करता है, बताओ जल्दी, कहाँ डिफरेंस लाई करता है, यहाँ क्या आ जाता है, Z² आ जाता है। वैसे तो 2.1 10 की पावर माइनस 18/n² ही होती है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन लाइक के लिए Z² आ जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, इसमें भी ये करना, इन्फिनिटी माइनस E1 करना, इन्फिनिटी की एनर्जी 0 माइनस ऑफ माइनस 2.1 है 10 की पावर माइनस 18/n² Z², ये बन जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ठीक है, अब ये देखो, ये चीज़ तुम्हारी चीज़ थी 2.1 है 10 की पावर माइनस 18, है ना, ये तुम्हारा, और n की वैल्यू 1, हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1, तो ये तुम्हारी हाइड्रोजन एटम की एनर्जी नहीं आई है, ये एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आई है ना, ये तुम्हारी 2.1 है 10 की पावर माइनस 18, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए बन जाएगा, है ना। तो फॉर हाइड्रोजन एटम ये n की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या हो गया, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम को इससे मल्टीप्लाई कर दो Z² से, ये किसके लिए आ जाएगा, फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए आ जाएगा। किसके लिए आ जाएगा, फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए। तो जैसे कि हीलियम पॉजिटिव के लिए बताना है, हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 2, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम भी तो हमने ऊपर से निकाल ही ली, मल्टीप्लाई Z², Z मतलब क्या, Z मतलब क्या बताओ, 2, तो 2 पुट कर दो, 4 इंटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये इतना आ जाएगा। अब आयन ऑफ हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर क्या लिया मैंने, ये वाली वैल्यू ली है, 1312 वाली लिया है, तो चाहे ये यूज़ कर लो चाहे ये वाली यूज़ कर लो, एक ही बात है। यहाँ पे ये भी पुट कर सकते हो तुम, 2.1 है 10 की पावर माइनस का 18, तो तुम कहोगे ये क्यों नहीं पुट करा आपने, ये क्यों पुट कर दिया, तो दोनों आएंगे ना, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, n की वैल्यू जब क्या करोगे तुम 1 पुट करोगे तो ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, कोई भी यूज़ करो, मतलब सिर्फ यूनिट चेंज होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। तो आयन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आपका बन गया, किलो जूल पर मोल में एनर्जी आ गई। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, Z = 3 होगा, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू Z², Z की वैल्यू 3, उसका स्क्वायर मतलब 9, तो 9 इंटू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी है, 1312 है। तो ये बस ध्यान रखना, फॉर हाइड्रोजन एटम आपकी एनर्जी क्या रहती है, 2.1 है 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम रहती है, या 1312 किलो जूल पर मोल, बिकॉज n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1। ठीक है, ई इन्फिनिटी माइनस E1 कर रहे हो ना, है ना, तो n की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे। ऐसे ही फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस की बात होगी तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 तो होगी और साथ में Z की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हीलियम है तो 2 हो जाएगी, लिथियम है तो 3 हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव हमारी क्या है, इट इज़ अ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। ठीक है, देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो हीलियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हीलियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जब हीलियम में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलोगे। तो ये आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको थर्ड वाले पीरियोडिक टेबल के अंदर बताऊंगी क्या मीनिंग है इसका। तो अभी के लिए आपको इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ये वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए जो हमने किया है यहाँ तक ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इसके आगे वाला मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी। ओके, चलिए आगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया था पार्ट। हाँ जी, आगे देखो लिमिटेशंस ऑफ द बोर मॉडल। अब बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या क्या थी वो फटाफट देख लेते हैं एक बार। बोर मॉडल ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, लेकिन एक्सप्लेन क्या क्या नहीं किया था वो उसकी लिमिटेशन में आ जाएगा। तो देखो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्र ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करी, लेकिन व्हाट अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब जो
वो एलिमेंट जिनके पास सिंगल ना हो के आउटर मोस्ट में या वैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट है हमारे, बहुत मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए तो उसने कुछ बात ही नहीं करी ना, है ना, तो ये उसके लिए फेल हो गया। इट कंसिडर्ड ओनली द इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल बट इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। इसने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल माना था, इसने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल माना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है। ये डी ब्रुगली आएगा आगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या पोजेस करता है, ड्यूअल नेचर पोजेस करता है, मतलब वेव नेचर भी होता है उसका, पार्टिकल नेचर भी, वेव और पार्टिकल। इट वायलेट्स द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी क्या करता है, वायलेट करता है। इसने क्या करा, अपनी थ्योरी के अंदर, अपने पोस्टुलेट के अंदर इसने पोजीशन के लिए भी बता दिया और वेलोसिटी भी निकालनी बताई। इसने पोजीशन भी निकालनी बताई ना, और वेलोसिटी भी, उसके लिए अलग अलग फार्मूलेज इसने प्रोवाइड करे हैं। लेकिन देखो, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उसने ये फॉर्मूला प्रोवाइड किया था, मोमेंटम के लिए उसने ये, मोमेंटम क्या होता है, मास, लीनियर, आपने लीनियर मोमेंटम क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या होता है, मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मोमेंटम का मतलब क्या, एक तरह से मास ही होना, वेलोसिटी होना, सॉरी, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ना। तो m को अगर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी नहीं आ जाएगी। तो इसने पोजीशन को भी बता दी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी को भी बता दी। लेकिन हिजनबर्ग कहता था कि एक टाइम पे तुम या तो पोजीशन अच्छे से बता सकते हो या वेलोसिटी अच्छे से बता सकते हो, मतलब एक टाइम पर तुम पार्टिकल की पोजीशन या वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कभी भी नहीं बता सकते हो। या आएगा आपका हिजनबर्ग वाला भी आगे। हिजनबर्ग ने बोला था कि पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक साथ कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसने दोनों चीज़ों को एक साथ बता दिया था। बोर मॉडल ने क्या किया, दोनों चीज़ों को एक साथ बता दिया, पोजीशन को भी और मोमेंटम को भी। लेकिन हिजनबर्ग क्या करता है, ये बोलता है कि पोजीशन और मोमेंटम को कभी भी साथ साथ साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेडिक्ट कभी भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2 डायमेंशनल। इसके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो 2 डायमेंशनल था, ठीक है, 2D था। लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, 3D होता है। एक्चुअली में कैसा होता है, 3D, ठीक है। उसके बाद देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन एंड द स्टार्क इफेक्ट। इसने जीमन और स्टार्क इफेक्ट की बात नहीं करी थी। जीमन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको लाइंस मिली हैं बहुत सारी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको बहुत सारी लाइंस मिली है ना। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है कि अगर वो लाइंस फर्दर स्प्लिट हो जाएं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो जो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस मिली है ना आपको, अगर वो क्या हो जाए, देखो ये लाइंस हमारे को मिल रही थी ना, ऐसे लाइंस मिल रही थी हमारे को, लाइमन बालमन पाशन वाली, मैंने आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई थी ना। तो ये जो लाइंस है वो क्या हो जाती है, फर्दर स्प्लिट आउट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आपकी लाइंस फर्दर स्प्लिट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में तो उसको बोलते हैं स्टार्क। मैग्नेटिक फील्ड में जीमन और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार। तो इसने उसको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा, बताया ही नहीं इसने, ना जीमन इफेक्ट के बारे में बताया ना स्टार्क इफेक्ट के बारे में बताया। और लास्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसने मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कुछ नहीं बताया। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स मॉडल, ठीक है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिससे आगे अब कैसे चलेगा आपका पार्ट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए। पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर कंप्लीट करिए, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे और आपको ऐसे इन बिटवीन फिर चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ गो टू दैट वीडियो एंड see those videos. Okay, we will continue in our next lecture. If you did not subscribe the channel yet, so please subscribe it so that you will get the notification by yourself whenever a new video is uploaded. Okay, thank you all.